हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपनी मातृभाषा हिंदी के क्वेश्चन। हिंदी जो होती है सभी एग्जाम में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, चाहे वो क्वालिफाइंग पेपर हो या फिर मेन पेपर हो। तो हिंदी सभी पेपर में आपको एज ए लैंग्वेज देखने को मिलती है। तो यहाँ हम हिंदी के कुछ 15 क्वेश्चन जो है करेंगे। क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। क्रिया क्या होती है? कोई भी एक्शन वर्ड जिससे हमें पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको हम उस वर्ड को हम क्या कहेंगे, उस शब्द को हम कहेंगे क्रिया। रमेश पत्र लिखवाता है, तो यहाँ पे क्रिया है लिखवाना। ठीक है, कि रमेश खुद पत्र नहीं लिख रहा है, लिखवा रहा है। तो यहाँ पे जो क्रिया होगी वो होगी प्रेरणार्थक क्रिया। बालक छत पर खड़ा है, यहाँ क्रिया है खड़ा। ठीक है, खड़े होने की जो क्रिया है, तो बालक छत पर खड़ा है, तो बालक जो है छत पर स्वयं खड़ा है, उस क्रिया का किसी और पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो अकर्मक क्रिया यहाँ पर बिल्कुल सही है। अध्यापक बालक को हिंदी पढ़ा रहा है। ठीक है, कि पढ़ाने की क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे अध्यापक जो है वो हिंदी भी पढ़ा रहा है और बालक को भी पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे दो कर्म है। तो यहाँ जो पढ़ने की जो क्रिया है वो द्विक्रमक क्रिया है। प्रणीता जोर जोर से हंस रही है, हंसने की क्रिया है वो कैसे हो रही है, जोर जोर से। तो ये क्रिया विशेषण है जोर जोर। तो यहाँ पे जो हंस है, यानी कि हंसने की जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है, ना कि सकर्मक क्रिया। तो आपका जो असंगत विकल्प है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हंसने की जो क्रिया है यहाँ पे अकर्मक है, जबकि यहाँ पर जिसका मैच दे रखा है वो सकर्मक क्रिया दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन की ध्वनिगत विशेषताएं हैं। तो जो ये ग जो व्यंजन है ये कंठ है, यानी कि कंठ से इसका उच्चारण हो रहा है। ग जो व्यंजन है वो क वर्ग से है, तो क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ। ग जो है वो क वर्ग का तीसरा व्यंजन है। ठीक है, जैसे क ख ग तीसरा व्यंजन है, और जो तीसरे व्यंजन होते हैं, तीसरा और जो चौथा व्यंजन होता है किसी वर्ग का, वो सघोष व्यंजन होता है। ठीक है, तो ग जो है वो सघोष व्यंजन है और अल्पप्राण है। ठीक है, अल्पप्राण पहला और तीसरा जो व्यंजन होता है वो अल्पप्राण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कंठ, सघोष, अल्पप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधवा चरण शब्द का संधि विच्छेद है। साधवा चरण जिसका संधि विच्छेद है साधु प्लस आचरण। ठीक है, ये साधु प्लस आचरण जो है इसका आंसर हो जाएगा, और वो है ऑप्शन नंबर 4 में, साधु प्लस आचरण यानी कि साधवाचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? दर्शन, दर्शनो, प्राण, प्राणो, नारी, नारी, हस्ताक्षरों। अब यहाँ देखिए, दर्शन जो शब्द है वो बहुवचन और एक वचन दोनों में सेम जो है समान रूप से प्रयोग होता है, तो यहाँ पे दर्शन का बहुवचन रूप दर्शनो नहीं होगा। प्राण, प्राणो, यहाँ पे प्राण शब्द है उसके बहुवचन रूप में प्राणो बिल्कुल सही है। नारी, नारियों, नारी का बहुवचन रूप नारियों नहीं होता, नारियां होता है। ठीक है, हस्ताक्षर, हस्ताक्षरों, और हस्ताक्षर का बहुवचन रूप हस्ताक्षर ही रहता है, ना कि हस्ताक्षरों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 है, प्राण, प्राणो, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह आपका महात्म्य है, वाक्य में प्रयुक्त महात्म्य शब्द में कौन सी संख्या है? तो जो महात्म्य शब्द है उसमें जो संज्ञा है वो आपकी है भाववाचक संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्म्य जो है भाववाचक संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाह्नवी शब्द का पर्याय है, यानी जाह्नवी शब्द का जो पर्यायवाची वो शब्द क्या है? मंदाकिनी, कुमुदनी, पथगामिनी, नलिनी। तो मंदाकिनी जो है वो जाह्नवी शब्द का पर्याय है, क्योंकि मंदाकिनी और जाह्नवी दोनों ही गंगा नदी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। ठीक है, असंगत विकल्प चुनना है आपको। ग्रस्त, मुक्त, व्यष्टि, समष्टि, आविर्भाव, तिरोभूत, अर्वाचीन, प्राचीन। ठीक है, तो ग्रस्त शब्द का जो है वो विलोम शब्द मुक्त बिल्कुल सही है। व्यष्टि का, समष्टि, क्योंकि व्यष्टि होता है एक व्यक्ति और समष्टि मतलब पूरा उसकी जाति। आविर्भाव,
तिरोभूत। ये यहाँ पे तिरोभूत शब्द गलत है, क्योंकि आविर्भाव का जो विलोम शब्द होता है वो तिरोभाव होता है। ठीक है, तिरोभूत नहीं होता, तिरोभाव होता है। तो ये असंगत विकल्प है आपका। अर्वाचीन प्राचीन, प्राचीन का अर्थ होता है पुराना और अर्वाचीन यानी कि नया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा आविर्भाव, तिरोभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरीश शब्द में कौन सी संधि है? गिरीश यानी कि गिरी होता है पहाड़, ईश यानी कि स्वामी। ठीक है, तो यहाँ पे जो संधि है वो आपकी है दीर्घ संधि। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिज्ञासा का सटीक समानार्थी है। जिज्ञासा यानी कि किसी को जानने की इच्छा। तो यहाँ पे ऑप्शन है उत्कंठा, ज्ञानेच्छा, वांछा और इच्छा। तो उत्कंठा यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिमाण का जो अर्थ होता है यानी कि मेजरमेंट से, तोलने से। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है, प्रणव 5 किलो दूध पी गया। ठीक है, तो 5 यहाँ पे संख्या नहीं है, परिमाण है कि कितना किलो दूध पिया उसने, 5 किलो। तो यहाँ पे आपका आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा, प्रणव 5 किलो दूध पी गया। उसके अलावा के ऑप्शन से देते हैं, प्रणव 5 केले खा गया। तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, प्रणव 5वीं कक्षा में पढ़ता है, ये भी संख्या है। और प्रणव के साथ कुछ बच्चे जो है खेल रहे हैं, ये अनिश्चित बात है। यहाँ पे अनिश्चयवाचक जो है विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है, वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे जो घर है उसकी बताई गई है कि जानकारी उसके बारे में कि वह मेरा है। तो यहाँ पे निश्चित जानकारी दी गई है, तो निश्चयवाचक जो है यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में भाववाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय होते क्या है? प्रत्यय वे शब्द वर्ण होते हैं, वर्णों का समूह होता है जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। और भाववाचक संख्या जो होते हैं वो किसी भी शब्द, मतलब तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ के उससे संबंधित कोई भी चीज है उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, बुलावा जो शब्द है ऑप्शन नंबर 1, तो बुलावा, बुलाना एक क्रिया होती है, तो क्रिया के पीछे तो तद्धित प्रत्यय भाववाचक नहीं बनेगा ये। ऑप्शन नंबर 2 है चचेरा। ठीक है, चचेरा जो शब्द है वो चाचा यानी कि संख्या के साथ जुड़ा हुआ है। और सौजन्य और लखेरा, ऑप्शन नंबर 4 क्या है? लखेरा। तो यहाँ पे जो सौजन्य है वो जो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका भाववाचक तद्धित प्रत्यय का। ठीक है, सो का मतलब होता है सुंदर, जन्य यानी कि उससे निर्मित। ठीक है, तो सौजन्य हो जाएगा यहाँ पर भाववाचक तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट है, सरशीज शब्द में कौन सा समास है? सर होता है तालाब और शीज मतलब उससे उत्पन्न, सरशीज यानी कि तालाब से उत्पन्न। और ये कमल का पर्यायवाची है। और यहाँ पे जो आपका समास होगा वो समास हो जाएगा अलुक तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अलुक तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, आपसे पूछा है कि अन उपसर्ग का जो प्रयोग है वो किस शब्द में नहीं हुआ है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 है अनुत्तर। ठीक है, तो अन प्लस उत्तर, तो यहाँ पर भी हुआ है। अनुपम, ठीक है, तो अन प्लस उपम यानी कि जिसकी उपमा ना दी जाए, अनुपम, तो यहाँ पर भी हुआ है। अनु अनु अन प्लस उद्दार, अनुद्दार, यहाँ पर भी हुआ है। अनुगमन, अनुगमन में जो अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग संधि का प्रयोग किन शब्दों में होता है? तो विसर्ग जो है वो एक संस्कृत वर्णों के लास्ट में लगने वाला एक चिन्ह है, एक ध्वनि है। तो विसर्ग ध्वनि का ज्यादातर प्रयोग होगा वो तत्सम शब्दों में होगा। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो हिंदी में संस्कृत से उसी रूप में आ जाते हैं, उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। देशज शब्द जो है देश में उत्पन्न, तद्भव जो होते हैं संस्कृत के वो शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के बाद हिंदी में आते हैं उनको तद्भव शब्द कहेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम शब्दों में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।